नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी सुबह को खुशगवार और बेहतर करने के लिए। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम हर रोज़ आपकी मुलाकात नए नए गेस्ट से कराते हैं, उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि आप सेहतमंद और सेहत याफ्ता कैसे बने रहें। इसलिए हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट होता है योग सेगमेंट, जिसके ज़रिए हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि आपका सेहत कैसा रहे। अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है, इसलिए हम हर सुबह अखबारों की सुर्खियों से भी आपको रूबरू कराते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा अनमोल वचन था कि आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से विनम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। इसमें कि अपने काम में सादगी रखिए, अपने जो काम है, जो बोलचाल है, अपने व्यवहार में सादगी रखिए, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि इतिहास के पन्नों में क्या है आज ख़ास। देश और दुनिया के इतिहास में 9 नवंबर की तारीख का अपना ही महत्व है। वर्ष 1985 में आज ही के दिन ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना का अमेरिका में स्वागत हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार ढहाई गई थी। बर्लिन की दीवार ने करीब 3 दशकों तक न सिर्फ जर्मनी को बल्कि पूरी दुनिया को बांट कर रखा। इतिहास के पन्नों में क्या खास था, लेकिन अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियों को लेना, जो बहुत लाजमी है, बहुत फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, बिकॉज़ कि सुबह का वक्त है और हम खबर की जो शुरुआत करते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। तो आज मैंने भी एक खबर ली है, वो है पॉजिटिव खबर है और अच्छी खबर है। देश में मार्च 2020 के बाद पहली बार 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। ये पहली बार हुआ 2020 के बाद कि 24 आवर्स के अंदर एक भी मौत नहीं हुई है। देश में 30 मार्च 2020 के बाद पहली बार कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 625 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये संख्या जो है 9 अप्रैल 2020 के बाद सबसे कम है। इसी के साथ देश में कोरोना के इलाजत मरीजों की संख्या 14,000 रह गई है। ये संख्या 2022 के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों का मानना है कि अगले 2-3 हफ्तों में जो मरीजों की संख्या है वो 5,000 से नीचे आ जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं इस पैंडमिक में जो 2020 और 21-22 में जो हम लोग शुरुआत में परेशान थे, पैंडमिक में कोविड के ज़रिए बहुत सारी मौतें हुई, बहुत सारी इंजरी हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो बहुत अच्छी खबर मैंने ली है कि 24 आवर के अंदर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। दर्शकों, अब वक्त हो चला है कि हम प्रोग्राम में इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे लेते हैं कि आज की क्या खासियत है और आज के दिन की क्या विशेषता है। तो आज के दिन जो है वो नेशनल लीगल सर्विस डे है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इस पर हम बात करेंगे और अपने गेस्ट से भी आपकी मुलाकात करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस डे में तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई लीगल से ही हमारे गेस्ट होंगे। तो हम अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेंद्र कुमार, एडवोकेट और पटना हाई कोर्ट के। सर, आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बिहार के आपके दर्शकों का भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे हमने कहा कि आज नेशनल लीगल सर्विस डे है जी, तो नेशनल लीगल सर्विस डे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें। ऐसा है कि आम लोगों को ये जानकारियां रहती है क्रिमिनल केसेस में कैसे जाना है, सिविल शूट्स में कैसे जाना है। चूँकि मेरा बैकग्राउंड है, मैं पहले इंश्योरेंस कंपनी में बिहार झारखंड का हेड था, एक सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनी का। तो इंश्योरेंस के भी बहुत से डिस्प्यूट्स हैं और मेरा कंसंट्रेशन जो प्रैक्टिस का है उसी पे ज़्यादा है जी। तो उसके लिए आम नागरिक को पता नहीं है कि उनको कहीं कहाँ पे जाना है, राहत कहाँ मिलेगी। तो
वो मैं चाहूँगा कि अपने आपके दर्शकों को बताऊं कि बीमा डिस्प्यूट्स होने पे, बीमा में कमी आने पे, बीमा सेवा में कमी आने पे वो कहाँ जा सकते हैं सिविल सूट के अलावा। जी, बहुत सारी बातें हम करेंगे, जैसे आपने कहा कि लीगल जो प्रोसेस होता है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, उस पर हम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आप शुरुआती जो तालीम आपकी है, एजुकेशन है, वो कहाँ से हुई? ओरिजिनली तो मैं छपरा, सारण एंड सिवान डिस्ट्रिक्ट दोनों से बिलोंग करता हूँ, चूँकि मेरे ही ज़मीन से सारण एंड सिवान बटता है जी। तो मैं ओरिजिनल तो सिवान, पहले सारण डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लेकिन बहुत सालों से हमारे बाबा पटना में सेटल कर गए जी। हम लोग वहीं पटने में रह रहे हैं और पटना में ही हमारी तालीम हुई है। और वाणिज्य महाविद्यालय से मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया और उसके बाद मैंने लॉ डिग्री पटना लॉ कॉलेज से लिया। उसके बाद मैंने MBA किया पटना यूनिवर्सिटी से तथा मैं रूरल मैनेजमेंट में भी पटना यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। उसके बाद मैं चूँकि बीमा कंपनी में था, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का बिहार झारखंड का हेड होकर रिटायर किया। उसके बाद मुझे लगा कि आम बीमा परेशानी बहुत होते हैं आम बीमा के, तो मैंने ये डिसाइड किया कि पोस्ट रिटायरमेंट किसी कंपनी को ज्वाइन करने से अच्छा है कि समाज के लोगों को सेवा करें जी। इसीलिए मैंने वकालत की शुरुआत की और चूँकि मेरे पिताजी का भी यही इच्छा था कि मैं वकालत करूं, इसीलिए मैंने लॉ भी किया था। सर, शुरू में आपने वकालत करी या जॉब करने खत्म होने के बाद? जॉब से रिटायरमेंट के बाद मैंने 2015 से मैंने शुरू की और मेरा मोर कंसंट्रेशन रहता है कंज्यूमर कोर्ट्स में, आर्बिट्रेशन केसेस में, ओम्बड्समैन में, लोकपाल में, जो कि आम आदमी को पता नहीं है कि बीमा डिस्प्यूट्स होने में कहाँ पे जाए। कंज्यूमर फोरम्स की अपनी भी लिमिटेशन है कि हज़ारों केसेस वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी भी लिमिटेशन है, जजमेंट जल्दी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा विचार है कि अगर बीमा डिस्प्यूट्स हो, कोई भी हो, दावा नहीं मिल रहा है, पॉलिसी गलत इशू हो गई है, प्रीमियम अधिक चार्ज कर लिया गया है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को बीमा लोकपाल जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होते हैं उनके यहाँ जाने का राय देता हूँ, उनको मदद करता हूँ। और कई बार क्वांटम डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बीमा कंपनी कुछ राशि कम दी है तो आर्बिट्रेशन भी एक रास्ता है राहत मिलने का, जल्द राहत मिलने का। लोकपाल के यहाँ अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे आपको कोई वकील अपीयर नहीं करना पड़ता है, आपको खुद बीमा धारक को ही अपना पक्ष रखना पड़ता है जी। तो मैं उनमें उनको गाइड करता हूँ, बीमा के शर्तों के बारे में उनको अवगत कराता हूँ कि भाई इस शर्त के अनुसार बीमा कंपनी ने आपको गलत किया है, आपके साथ मिस सेलिंग किया है, कई बार गलत बोल के पॉलिसी गलत दे देती हैं, कम प्रीमियम दिखा के, लालच दिखा के। तो उस हालत में बीमा लोकपाल जो हैं वो काफ़ी ये रहते हैं। इसी तरह बैंक में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट हुआ, इंटरेस्ट नहीं दिए या और कोई भी प्रॉब्लम है तो बैंक के भी अपने लोकपाल हैं जी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठते हैं। यहाँ से इनको 2 से 3 महीना के अंदर राहत मिल जाती है। जो उनकी शिकायत है, जो उनका दर्द है, वो वहाँ से निवारण हो जाता है। तो लोकपाल में लोग जो जाते हैं अपनी शिकायत को लेके, वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं वहाँ पे? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि पहले आपको जिस कंपनी से शिकायत है उनके शिकायत कक्ष में एक अपना शिकायत दर्ज करना पड़ता है, जिसको ग्रीवांस रिड्रेसल भी बोलते हैं। या तो उनको एक पत्र लिख दें और उनके ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हैं उनको लिखें, या जो पॉलिसी इशूइंग ऑफिस हैं उनको दें, और 30 दिन इंतज़ार करना पड़ता है उनके रिस्पांस का कि वो क्या जवाब देते हैं, जवाब दें या ना दें। उसके बाद ही बीमा लोकपाल के यहाँ या बैंकिंग लोकपाल के यहाँ आप जा सकते हैं जी। ये प्रक्रिया मोटा मोटी रेरा के केसेस में भी है, आजकल शुरू कर दिया गया है।
कि 30 दिन आप पहले एक पत्र लिखिए, बिल्डर को भी पत्र लिखिए कि भाई आपको ये पैसा रिफंड कीजिए या आप हमको ये दीजिए। उसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं सर, हम बात कर रहे थे लीगल पे बात कर रहे थे, लेकिन जो राष्ट्रीय विधिक सेवा जो दिवस है वो मनाने का बेसिकली पर्पस क्या है? बेसिकली ये पर्पस है कि आम जनता को जागरूक करना कि उनका क्या अधिकार है, वो कानूनी अधिकार क्या है, कैसे वो उनको राहत मिलेगा, कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कहीं कोई उनके साथ कोई कानूनी अड़चने आ जाए, तो ये एक जागरूक करने के लिए आम जनता को एक राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। और इसमें हर एक न्यायालय की तरफ से भी हर एक फोरम है, जो भी फोरम जुडिशियल फोरम्स हैं, जब ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके तरफ से भी अपने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका जो भी है उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। उनको अधिकार बताया जाता है कि आपको ये अधिकार है, आप इस फोरम में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसीलिए बेसिकली जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो जिन्हें पता है कि हमें यहाँ पे जाना है, अपनी शिकायत दर्ज करनी है, मेरी पर्टिकुलर ये ग्रीवांस है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं गरीब तबके के लोगों की, अशिक्षित लोगों की, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें पता नहीं, तो उनको किस तरीके से आप लोग अवेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं? देखिए, गरीब तब एक लोक अदालत भी एक प्रक्रिया है। अभी 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत होने जा रही है, तो उसमें गरीब लोगों को बहुत राहत मिलती है। लिटिगेशन क्या है कि उसमें तुरंत कंप्रोमाइज हो सकते हैं, मध्यस्थता करती हैं कोर्ट, दोनों पक्ष को समझाती है कि समझौता कर लें। उससे क्या होता है कि गरीब लोग को काफ़ी राहत मिलता है, जो कानूनी सालों लड़ना पड़ता है। और अगर लोक अदालत के माध्यम से समझौता हो जाते हैं तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। दूरगामी प्रभाव का मतलब है कि डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे तो क्राइम बढ़ जाते हैं, दूसरे बढ़ जाते हैं, तो त्वरित न्याय से काफ़ी प्रशासन को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है और आम जनता को भी काफ़ी राहत मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं सहायता और समर्थन ये जुडिशली वो करते लोग हैं, अवेयर करते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि हर तबके के लोगों को मदद मिल सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी, इसके लिए सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, माननीय उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय की तरफ से बैनर भी लगाए जाते हैं, पोस्टर भी लगाए जाते हैं, हर एक ग्रामीणों इलाका के आसपास भी लगाया जाता है, ब्लॉक्स में लगाए जाते हैं। उनको उनका बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है, इस दिन वो संपर्क कर सकते हैं, न्यायालय को संपर्क कर सकते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी संपर्क करके समझौता कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उनको बताया जाता है कि आपका अधिकार क्या है, आप अपने अधिकारों पे कैसे वो कर सकते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, आप रेरा में भी काम कर रहे हैं, रेरा के ऊपर भी आपने काम किया, तो रेरा में बहुत सारी शिकायतें आती है, ख़ास तौर पे अमूमन तौर पे देखा जाता है कि बिल्डर्स जो हैं उनकी शिकायतें आती है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बना रहे हैं उन पे कुछ से कुछ एलिगेशन लग जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब बातें करते हैं, जब कि अपार्टमेंट में बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर हमारा प्रोजेक्ट है और इस ईयर से लेके इस ईयर में हम आपको कंप्लीट करके आपको हम दे देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेडी टू मूव होता है कि आपने पैसे खर्च किए, आपको फ्लैट मिला और आप वहाँ रहने के लिए चले गए, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ पे हमको नहीं दिया जा रहा है फ्लैट्स। जो टाइम ड्यूरेशन दिया था उन्होंने, मान लीजिए 2022 में मुझे कंप्लीट करके देना है, अभी वर्किंग उनमें काम प्रोग्रेस पे है और 2024 तक भी नहीं लगता कि वो कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे में जो लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, जो लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बुक किए हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है वो किस तरीके से आप लोग रिजॉल्व करते हैं? देखा जाए, ये आप एकदम सही कहा कि रेरा एक्ट के आने के बाद, रेरा के आने के पहले आम जो फ्लैट बुक अपार्टमेंट जो बुक करते थे या कोई प्लॉट बुक करते थे, उनको काफ़ी कष्ट होता था और लंबी प्रक्रिया के साथ उनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। या तो सिविल कोर्ट में जाते थे या कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते थे राहत पाने के लिए। रेरा के आने के बाद से, रेरा एक्ट के आने के बाद से ये प्रक्रिया में बहुत ही बिल्डरों के ऊपर नकेल कस दी गई है और उनको, बिल्डर को कोई भी अपार्टमेंट
जो 500 मीटर से ऊपर का एरिया में बना है या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा है, उनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और सर 8 अपार्टमेंट से 8 फ्लैट से ज़्यादा है? 8 फ्लैट्स, Okay. अपार्टमेंट से मतलब 8 फ्लैट्स से फ्लैट्स, 8 फ्लैट्स, 500 मीटर पूरी लैंड हो। 500 मीटर का मतलब करीब 5000 स्क्वायर फीट के आसपास के ऊपर में भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और 8 फ्लैट्स बना रहे हैं, उसको अपार्टमेंट भी बोलते हैं, अपार्ट बना रहे हैं, तो उनको रेरा में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। रेरा में पहले क्या होता था कि कोई बिल्डर लोग क्या करते थे कि कोई फिक्स अपार्टमेंट जो बना रहे हैं, पैसा उसके नाम पे लेते थे और दूसरे प्रोजेक्ट में वो पैसा को ट्रांसफ़र कर देते थे। तो उसको रेरा के माध्यम से रोका गया है और हर एक बिल्डर, हर एक डेवलपर उनको अपने रजिस्टर्ड करना है, अपने हर एक प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करना है रेरा के साथ, जिसमें वो टाइम बाउंड अपना बताएंगे कि इसमें कब वो देंगे, पोजीशन कब देंगे। दूसरा प्रॉब्लम में क्या होता था कि पहले बिल्डर या जो डेवलपर होते थे वो मोनोपोली बनाए हुए थे और देते थे कारपेट एरिया कम, बिल्टअप एरिया कम, कभी सुपर बिल्टअप एरिया के नाम पे ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते थे, गलत नाम देते थे। ये सब कंट्रोल कर दिया गया है रेरा के थ्रू। रेरा में टाइम बाउंड भी है, आप चूँकि रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको सब डिटेल्स देना है, उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करना है, तभी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जी। तो इस पे काफ़ी राहत मिली है। उसी तरह रेरा में जो बहुत से एजेंट्स भी होते थे, रेरा का फ्लैट्स जैसे बिल्डर लोग अपना एजेंट्स, जिनको ब्रोकर एजेंट्स जो बोला जाता था, जो कस्टमर को लाते थे, उनको भी अब रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। उनकी भी कुछ ड्यूटी एंड ये फिक्स कर दी गई है कि ये आप नॉर्म्स आपको करना है। उनको भी नॉर्म्स एंड टर्म्स कंडीशन दे दिया गया है कि ये नॉर्म्स एंड कंडीशन अगर आप रहेंगे, एलिजिबिलिटी है, तभी वो ब्रोकर हो या फिर उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। उनको भी ब्रोकर, उनको भी एजेंट्स बोलते हैं, तो उनको भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ता है। तो इस तरह से अभी काफ़ी राहत मिल रही है बिल्डर को। जो पहले गलत कारपेट एरिया का आकलन गलत करते थे या बिल्टअप एरिया का गलत करते थे, कॉमन एरिया किसको बोल देते थे, पार्किंग के नाम पे अलग पैसा लेते थे, तो इस सब पे काफ़ी कंट्रोल हो गया है। तो कहीं ना कहीं रेरा आने के बाद लोगों को सहूलियत तो हुई है, लेकिन केसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर्स ऑफ जो शिकायतें होंगी, जो लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे, वो तो बहुत कुछ ज़्यादा देखने को मिलता होगा। नहीं, देखिए कुछ बिल्डर्स तो बहुत अच्छे हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं वो तो अपनी इमेज को लेके काफ़ी सतर्क रहते हैं, क्योंकि उनको भविष्य में भी अपना फ्लैट बेचना है जी। लेकिन बैड एलिमेंट्स तो हर एक सोसाइटी का हर एक पार्ट में है। कुछ बिल्डर जो होते हैं वो गलत इरादे से आते हैं, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनी है जी। क्या कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो उनके यहाँ शिकायतें नहीं आती हैं। मेरा अपना अनुभव बन रहा है कि पटना रेरा में जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट केसेस बहुत कम है और जो छुटवे हैं उन्हीं के अगेंस्ट ज़्यादा हैं, चाहे जो गलत ढंग से पैसा कमाने के उद्देश्य से बिल्डर बने हैं, उन्हीं के अगेंस्ट ज़्यादा केसेस हैं, नंबर्स ऑफ केसेस उन पे ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ, आप कंज्यूमर फोरम में भी आप एडवाइज़र है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस का कम करते हैं आप काम, लेकिन अगर मेडिक्लेम पे अगर हम बात कर लें, उसमें भी आप बहुत काम कर रहे हैं जी। आपके बहुत सारे, आपने जो बताया कि पत्रकार दोस्त थे जिनके आपने बहुत हेल्प करी। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि कोई भी एक होता है, हमने कोई एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद हम अवेयर नहीं है, हमें उन्होंने पॉलिसी दे दी मुझे कि भाई आपको मैं 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी ट्रॉमा होता है और पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद पेशेंट के एडमिट होने के बाद जब जिस दिन उनका डेट ऑफ डिस्चार्ज होता है, उस दिन उनको प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर टीपीए के बारे में उनको जानकारी नहीं होती कि उनका टीपीए कहाँ है, वो किस से बात करे, कौन से एजेंट से बात करे। उनको जो पॉलिसी देना था उन्होंने दे दिया, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि भाई उन्हें तो पता होता है भाई कि ये पॉलिसी में ये बीमारी तो है ही नहीं, तो उन लोगों की भी शिकायतें आपको मिलती होगी। हाँ, ज़्यादातर बहुत शिकायतें आ रही हैं, उसमें कुछ तो ज़्यादातर शिकायतें मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होती हैं।
देखिए, मेडिकल प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं, एक इमरजेंसी होती है, एक प्लान्ड होते हैं। इमरजेंसी तो कभी भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो उस समय बीमा धारक के पास पैसा भी नहीं रहता है, तो ये कैशलेस बेनिफिट कुछ कुछ हॉस्पिटल में टाई अप किया गया है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स के वो क्राइटेरिया फिक्स है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड होना है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उस हॉस्पिटल में आपको मिनिमम बेड का क्राइटेरिया है, ओटी होना चाहिए, क्राइटेरिया फिक्स है जी। तो बीमा धारक को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अगर प्लान है, ओटी प्लान है, हाँ, अगर ट्रीटमेंट प्लान है, तब वो इंश्योरेंस कंपनी को या उनके द्वारा नियुक्त टीपीए को सूचना दे दे कि मैं ये ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ। और अगर इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल में कैशलेस बेनिफिट अगर है तो हॉस्पिटल के माध्यम से वो टीपीए को संपर्क कर सकते हैं, अप्रोच करते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेडिक्लेम में मोस्ट ऑफ द मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है उसमें 30 दिन पहले और 60 दिन के बाद, हॉस्पिटलाइजेशन के 30 दिन के पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के छूटने के बाद से 60 दिन के बाद तक के खर्चे को भी इंश्योरेंस कंपनी उसी बीमारी का पार्ट मान के रिम्बर्स करती है। एक वर्ड है इंडेमनीफाई, कि हम आपको उसी स्थिति में ला देंगे जो खर्चा है। डिस्प्यूट जो होती है वो होती है प्री एग्जिस्टिंग करके। ओके, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, बीमा कंपनी कहती है कि ये बीमारी आपको पुरानी है, पहले से है, हाँ, आपने पॉलिसी लिया है इतने वक्त से और ये बीमारी उसके पहले से है। आपने ये सारी चीजें हिडन रखी जी, आपने डिक्लेयर नहीं किया, मेरे प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया। कुछ कुछ बीमा कंपनी अपने क्या कर रही है कि क्लेम रिजेक्ट करने में प्रपोजल फॉर्म में कॉलम भी नहीं है, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, इसका कॉलम नहीं है, या कुछ कर रहे हैं, और जब क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं कि आप स्मोक करते थे, ये करते थे, तो इस तरह की या तो पहले डिक्लेयर करा लें। तो बीमा कंपनी भी है, ये उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं, मिस सेलिंग भी कर रहे हैं। पॉलिसी शिकायतें आपको बहुत लगातार देखने बहुत आ रही है, खासकर प्री एग्जिस्टिंग में। तो प्री एग्जिस्टिंग में कुछ डिजीज को बीमा कंपनी 1 साल तक नहीं कवर करती है, कुछ बीमारियों को 2 साल तक नहीं करती है। जैसे कैटरेक्ट है, 2 साल तक आप नॉर्मली जो पॉलिसियां हैं उसमें 2 साल तक उसका एग्जम्पशन है कि 2 साल तक वो पॉलिसी रहेगी तो कैटरेक्ट नहीं होगा। 3 साल के लिए भी है और 4 साल के लिए भी है, और मोस्टली 4 साल से ज़्यादा अगर पॉलिसी चल जाती है तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर कर जाता है। ये करीब करीब हर एक पॉलिसी शर्तों का, हर एक कंपनी के पॉलिसी शर्तों में यह है कि 4 साल से ज़्यादा अगर चल गया तो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी है तो वो कवर कर लेते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस कंपनी में, बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस रहा आपका, सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम था आपका, जो बहुत ज़्यादा लगा आपको कि नहीं इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है और बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ शिकायतें जो बोलते हैं कि लोगों ने बहुत किया है कि नहीं ये काम में थोड़ा मुश्किल है, तो वैसी कभी चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, एक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं उस समय डिवीजन मेजर हुआ करता था, तो क्या होता है कि डिजीज कोई बीमारी होती है जो कि सचमुच में बीमा धारक को पता रहता है, और कुछ बीमारियां उनको पता नहीं रहती है जी, जिसकी जानकारी नहीं है। अब जैसे मैं खांस रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टीबी है, लंग्स में इन्फेक्शन, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो, खांस रहा हूँ, जो भी है। तो जेन्युइनली बीमा धारक को पता नहीं रहता है कि उनको ये बीमारी है। मुझे बहुत पहले तो यहाँ क्या होता है कि नोन अननोन दोनों डिजीज को आपको नहीं भी पता है तब भी हम नहीं देंगे, ये मान के चला जाता है। तो ये मेरा मानना है कि ये थोड़ा अन्याय है बीमा धारकों के। अच्छा, हमने बात कर ली रियल स्टेट में रेरा की बात कर ली, हमने हेल्थ पे भी बात कर लिया कि हेल्थ में मेडिक्लेम वगैरह में क्या प्रॉब्लम्स होती है। जनरल अगर हम बात कर ले, जनरल कैटेगरी या जनरल लोगों की जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है उसमें लोगों को कैसे अवेयर करते हैं, या क्या क्या चीज़ें होती है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, एक एरिया है जहाँ पे मुझे बहुत ये लग रहा है कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स होंगे क्लेम में जी।
वो होता है जब फ्लैट का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, फायर का, राइट स्ट्राइक का, जो भी फायर इंश्योरेंस कराने जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि फ्लैट की कीमत तो लाखों करोड़ों में होती है जी। और बैंक भी लोन देती है, लाखों करोड़ों की लोन देती है, तो बैंक चाहता है कि उसकी पूरी राशि का कवरेज हो जाए इंश्योरेंस, और इन द इवेंट ऑफ क्लेम वो पूरा पैसा मिले। लेकिन यहाँ डिस्प्यूट्स जो होंगे या होते हैं, इन द इवेंट ऑफ कोई क्लेम अगर होता है तो बीमा कंपनी केवल आपके मरम्मती का या रीइंस्टेट करने का ही खर्चा आपको देगा जी। तो मान लीजिए कोई एक फ्लैट हमारे एक प्राइम लोकेशन में है, तो उसकी कीमत 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है जी। सेम क्वालिटी का फ्लैट अगर कहीं इन दूसरे एरिया में है, हाँ। तो वहाँ पे उसका 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है। इसका कारण क्या होता है कि ये 10,000 स्क्वायर फीट या 5,000 स्क्वायर फीट में उस एरिया का जमीन का भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है जी। और कोई भी क्लेम के इवेंट में, इवन अर्थक्वेक में भी बिल्डिंग गिर जाएगी जी। तब भी आपका जमीन वहीं रह जाएगा और जमीन पर आपका अधिकार वहीं रह जाएगा। तो ये डिस्प्यूट वहीं होता है या हो रहा है कि आप 1 करोड़ का बीमा कराए हैं 1,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसका मात्र 20 लाख या 25 लाख रुपया है, तो बीमा कंपनी आपको भूकंप में अगर बिल्डिंग गिर गई तो मात्र 20 से 25 लाख रुपया ही देगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और आप प्रीमियम दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया का। तो ये एक डिस्प्यूट कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप है, और लोग बीमा बताते भी नहीं है, बीमा कंपनी वाले, उनको तो प्रीमियम एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ। और जब इवेंट में क्लेम होगा तो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए क्यों नहीं मतलब मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र या समथिंग इस तरीके से सरकार को करना चाहिए, या सरकार या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है कि लोगों को एक पर्टिकुलर सेंटर हो छोटे छोटे ब्लॉक्स में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ के लोगों को कानूनी सलाह दी जाए, उस तरीके से मतलब आप लोग का प्रोग्राम कहीं पे है आपको नॉलेज में? नहीं, कानूनी सलाह तो है, फ्री एजुकेशन जो कोर्ट के माध्यम से भी होता है, नेशनल अलग एक उसके लिए विभाग ही बनाए हुए हैं कोर्ट में, जहाँ पे गरीबों के लिए या कमज़ोर तबके के लोगों के लिए ये कानूनी सलाह दी जाती है। और इंश्योरेंस कंपनी भी अपने तरफ से अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, लेकिन वो तो अपने फ़ायदे के लिए चलाती हैं, उनको जो डिस्प्यूट हो। तो सबसे अच्छा जरिया जो है वो ओम्बड्समैन है, जिसको लोकपाल भी बोलते हैं, बीमा लोकपाल है, तो वहाँ पे राहत तुरंत मिल जाती है जी। चाहे आपको गलत पॉलिसी बेच दिया हो, पॉलिसी का टर्म्स कंडीशन बदल देते हैं अगले साल, या ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर लिए हों, या क्लेम में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो लोकपाल एक बहुत ही सुगम और सस्ता तो कहना भी गलत है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं देना, पैसा नहीं लगता, मतलब पैसा कोई चार्ज नहीं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, एक लेटर के माध्यम से माध्यम है, हियरिंग होती है, और हियरिंग में दोनों पक्ष को सुना जाता है और लोकपाल महोदय जो हैं वो निर्णय देते हैं। पर्सनल लाइफ पे भी हम सवाल करेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है और आपने अब तक क्या किया, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दें कि आप कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के मेंबर भी हैं जी। तो कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के मेंबर होने में क्या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और क्या करना पड़ता है? नहीं, अभी हम लोग कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी से हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, और स्कूल में कहीं भी जाके प्रचार करना चाहते हैं कि भाई ये आप गुटखा ना खाएं, सिगरेट ना पिए, जिससे कैंसर बढ़ता है, ये भी होता है। तो आम जनता को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि चूँकि अज्ञानता के कारण कैंसर काफ़ी इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है, कोई भी पार्ट का कैंसर हो। अभी हम लोग फेट करने जा रहे हैं, फंड रेज करना चाहते हैं, चूँकि कोई भी प्रचार जागरूकता करने के लिए प्रचार की ज़रूरत है, उसमें पैसे की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग फंड रेज करने के लिए अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो इस सोसाइटी के जो अवेयरनेस सोसाइटी के जो
अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि फेट करेंगे, दिसंबर में या फरवरी के महीनों में फेट करेंगे, फंड रेज करेंगे। और अभी एक कैंसर अवेयरनेस में लड़कियों के चूँकि यूट्रस कैंसर ज़्यादा होते हैं, जो भी होते हैं, तो अभी एक टीका लॉन्च हुआ है, टीका आया है, चूँकि कॉस्टली है, तो उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि इंडियन टीका आ जाए। इंडियन टीका आ जाएगा तो वो लड़कियों के स्कूल में हर एक बच्चियों को लग जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए। जैसे कोरोना का टीका भारत में बना, तो विदेशों का टीका तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और भारत में बहुत सस्ता बन गया तो सभी लोगों को लग गया। उसी तरह ये भी कैंसर एक पार्ट का टीका लग जाएगा तो प्रिवेंटिव है, उससे कैंसर अगर होगा भी तो उसका इफेक्ट कम होगा। कैंसर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत देखने को ये मिलता है कि बहुत से लोगों को जो कैंसर हो जाता है लास्ट स्टेज में, वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो फाइनल स्टेज पे है, वो गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। जी, 4 से 5 लाख रुपए से ज़्यादा एबव खर्चा जाता है। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम चलाती है, जिसको हम कहते हैं CMRF, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स, और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कीम चलाती है कैंसर के मरीजों के लिए। तो आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को बताएं। बहुत से लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं इलाज के दौरान, और बाद में उन्हें पता चलता है कि भाई सरकार मदद करती है, आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए तो आपको गवर्नमेंट पर्टिकुलर बीमारी और इस कैंसर के मर्ज के लिए आपको पैसे देती है। तो ये कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को बताएं कि ये गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसके तहत भी आप इलाज कर सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली जहाँ तक होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इलाज के लिए पैसा मिलते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मिलते हैं, और अभी एक भारत सरकार की जो मेडिक्लेम पॉलिसी लॉन्च ही हुई है, उसमें 5 लाख रुपया तक का इलाज गरीबों के लिए है, वो है, उसका थोड़ा सा प्रीमियम दे के उसमें कवर कर सकते हैं आप। कई राज्यों ने मुफ्त भी ये पॉलिसी बनाई हुई है, तो उनको राहत मिलनी चाहिए। और जहाँ तक सरकारी अस्पताल में है, वो तो वहाँ के चार्जेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की काफ़ी महंगी है। और आपने बोला 4 से 5 लाख, कोई इलाज में तो लाखों लग जाते हैं, 50 लाख खर्चे हो रहे हैं। और सही कहा कि इसके इलाज में, बीमारी के इलाज में लोग खेत बेच दे रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं। तो मेन उसका सबसे उससे बचाव ये है कि अवेयरनेस हो। अब लोग जानते हुए भी गुटखा में, मेरे जानकारी में 3-4 आदमी को मुंह का कैंसर हो गया, वो सब गुटखा खाते हैं। सभी उनको मना करते थे कि भाई मत खाओ, जो भी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ गैप है ना लोगों में, इतना कुछ अवेयर होने के बाद अगर हम टोबैको लेते हैं, उसमें लिखा रहता है ये काउजेस ऑफ कैंसर है, फिर भी लोगों के लगता है एक सोच है कि नहीं मुझे खाना है, मुझे लेना है, और जब उनके साथ जब बीतता है तो समझ में आता है कि भाई हम जो लोग कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आप सही बोले कि हम लोग सभी क्रिमेशन घाट जाते हैं और यही सोचते हैं कि ये मरे हैं, हम थोड़े मरे हैं जी। ये हो जाता है, लोग सोचते हैं कि इनको कैंसर हुआ है, हमको नहीं हुआ है। तो ये गलत विचारधारा है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, अगर गलत आदतें हो तो उसका होने का चांसेस ज़्यादा है, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अवेयरनेस होना चाहिए। कहीं भी कहीं गांठ नजर आए या कुछ अनयूजुअल उनको लगे तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और उसका इलाज, जो भी प्रोसेस है, बायोप्सी है, FNACT टेस्ट है, तुरंत करा लें। और महिलाओं में खासकर ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा ये है, तो महिलाएं तो जागरूक हों। बहुत सिंपल है, शीशा के सामने भी वो अपना जांच कर सकती हैं। हाँ, मेमोग्राफी है, भी कर सकते हैं। बहुत सा इलाज है, उपलब्ध है। और सरकार भी बहुत ही अपने स्तर से बहुत ही जागरूक करने का प्रयास कर रही है, इलाज का भी कर रही है, सभी तरफ कर रहे हैं। अब हम आते हैं आपके निजी जिंदगी के बारे में। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आपने बहुत सारे क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी कराया है यहाँ पे। हाँ जी, हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और एक अच्छी आदत थी क्रिकेट खेलने के कारण, स्पोर्ट्समैन होने के कारण गलत आदतें नहीं लगी। मैं क्रिकेट खेलता था, पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना यूनिवर्सिटी और रोहिंटन मगध यूनिवर्सिटी दोनों को रिप्रेजेंट किया रोहिंटन बैरिया में।
और वर्ल्ड कप जब हुई थी 1996 में तो उससे भी मैं जुड़ा हुआ था। और प्रेजेंटली पटना क्रिकेट लेजेंड्स करके जो पटना के पुराने क्रिकेटर्स हैं, 50 साल के ऊपर के एज, हम लोग एज क्राइटेरिया रख दिए हैं जिसमें हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। अभी होपफुली दिसंबर में हम लोग को करने का इरादा है, जिसमें पुराने हमारे पटना के क्रिकेटर साबा करीम, अमिकर दयाल, अविनाश कुमार जैसे चाहे बहुत ही रिटायर्ड, इवन दुबई से लोग आ रहे हैं, लंदन से भी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे जो अच्छे अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही ऊंचाई पकड़, केवल खेलने में नाम नहीं कमाया, अपने अन्य फील्ड में भी नाम कमाया। तो पटना में तो अभी हम लोग के लिए बिहार का सबसे बड़ा शान, जो अब देखिए पटना क्रिकेट कुछ इधर बुरे स्थितियों में थी, इसलिए पटना के बच्चे जो हैं, बिहार के बच्चे अब ईशान किशन, नजीर, इस टाइप के बहुत से प्लेयर हैं जो कि दूसरे राज्यों से खेलते हैं। तो मैं पटना का वाणिज्य महाविद्यालय क्रिकेट का सशक्त टीम हुआ करती है, उसका भी कप्तान, पहला कप्तान था और वहाँ का एथलेटिक्स सेक्रेटरी भी रहा वाणिज्य महाविद्यालय से। तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहने से क्या होता है कि संपर्क भी बने रहते हैं जी, संपर्क भी बहुत अच्छा। आपने एक अच्छी बात कही कि क्रिकेट से मेरा लगाव था तो बुरी आदतों से मैं बचता था, लेकिन अगर आज के यूथ के बारे में और आज के बच्चों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आउटडोर गेम्स के नाम पे वो जाते ही नहीं है कहीं खेलने को। तो जब भी हम देखते हैं वो मोबाइल और टैब के ज़रिए वो इंगेज रहते हैं। हाँ जी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारा तो ये हमारा अनुभव बताता है कि पहले थाईलैंड में स्टूडेंट अनरेस्ट बहुत थे जी, लेकिन वहाँ 2 एशियन गेम्स कंटिन्यूअस हुए 74 में और 78 में जी, और यूथों का ध्यान अगर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं बटाया जाएगा, खेल कूद के तरफ नहीं जाएंगे तो उनकी एनर्जी वेस्टेज है, अनरेस्ट थी। मैंने बताया कि थाईलैंड में बहुत अनरेस्ट था, स्टूडेंट अनरेस्ट, लेकिन उन्होंने 2 एशियन गेम्स कंडक्ट कराया 1974 और 1978 में। उसके बाद से स्टूडेंट अनरेस्ट खत्म हो गई, सारे लोग एंगेज हो गए, सभी खेलों के तरफ जुटाने हो गए। दुर्भाग्य से हमारे राज्यों में हमारे राज्य में अभी उतना खेल का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। राजगीर में भी एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं और हम लोग अच्छे स्टेडियम नहीं होने से अच्छे मैचों से वंचित रह रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं अब लोग अवेयर हो गए हैं, गवर्नमेंट भी अवेयर है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमारे ख़ास गेस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी बातें करी, जानकारी, अपने ज़िंदगी की चीज़ों को भी बताया, साझा किया कि वो क्रिकेट खेलते थे और अभी रेरा में हैं और लीगली जो भी फॉर्म्स होते हैं फॉरम में, उसमें भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई। दर्शकों, अब वक्त तो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले हमको आपके ख़तों का और मेल का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके ख़त और अब मेल हमें आते हैं तो हमें लगता है कि इस प्रोग्राम में कुछ और बदलाव अगर आप चाहते हैं तो आपके ख़तों के माध्यम से, आपके मेल के माध्यम में हम कुछ ना कुछ इसमें बदलाव भी करेंगे। तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं, तो उठाइए कलम और कागज़ और नोट कीजिए। हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।